प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज इंडिया के तहत आज 6 राज्यों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हल्के मकान से जुड़ी परियोजनाओं की रखी आधारशिला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, उत्तर प्रदेश में शीघ्र ही 10,80,000 परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी से उपलब्ध कराए जाएंगे मकान। कुल 17 लाख से अधिक आवासों में से 15,000 मकान हो चुके हैं तैयार। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने कहा, सरकार श्रमिकों की लगातार कर रही है चिंता। वर्ष 2021 में प्रवासी घरेलू श्रमिकों एवं पेंशनरों से संबंधित कराए जाएंगे 4 अलग अलग सर्वेक्षण। और अयोध्या में राम मंदिर निर्माण कार्य में लाई गई तेजी, मंदिर की नींव के लिए पत्थरों की तराशी का कार्य जल्द ही कराया जाएगा शुरू। 15 जनवरी से कार्य प्रारंभ होने की है संभावना। दूरदर्शन लखनऊ की तरफ से आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूं अलका सिंह और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 6 राज्यों में 6 स्थानों पर ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज इंडिया के तहत हल्के मकान से जुड़ी परियोजनाओं की आधारशिला रखी। एलएचपी का निर्माण मध्य प्रदेश के इंदौर, गुजरात के राजकोट, तमिलनाडु के चेन्नई, झारखंड के रांची, त्रिपुरा के अगरतला और उत्तर प्रदेश के लखनऊ में किया जा रहा है। इस योजना के तहत बुनियादी सुविधाओं से युक्त प्रत्येक शहर में 1000 मकान बनाए जा रहे हैं। ये पारंपरिक तौर पर ईंट और कंक्रीट वाले घरों के मुकाबले जल्दी तैयार हो जाते हैं। ये उच्च गुणवत्ता के साथ किफायती और टिकाऊ भी हैं। लाइट हाउस प्रोजेक्ट देश में पहली दफा निर्माण क्षेत्र में इतने बड़े पैमाने पर नए जमाने की वैकल्पिक वैश्विक प्रौद्योगिकी सामग्री और प्रक्रियाओं का बेहतरीन प्रदर्शन करती है। इनका निर्माण जीएसटीसी इंडिया के तहत किया जा रहा है, जो आवास निर्माण के क्षेत्र में नवीन तकनीकों को अपनाने के लिए समग्र परिवेश तैयार करने की परिकल्पना रचता है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि ये 6 प्रोजेक्ट वाकई लाइट हाउस यानी प्रकाश स्तंभ की तरह हैं। ये 6 प्रोजेक्ट देश में हाउसिंग कंस्ट्रक्शन को नई दिशा दिखाएंगे। देश के हर क्षेत्र में राज्यों का इस अभियान से जुड़ना कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की भावनाओं को और मजबूत कर रहा है। लाइट हाउस प्रकाश स्तंभ की तरह है। ये 6 लाइट हाउस प्रोजेक्ट देश में हाउसिंग कंस्ट्रक्शन को नई दिशा दिखाएंगे। देश के पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण हर क्षेत्र से राज्यों का इस अभियान में जुटना कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की हमारी भावना को और मजबूत कर रहा है। साथियों, ये लाइट हाउस प्रोजेक्ट अब देश के काम करने के तौर तरीकों का भी एक उत्तम उदाहरण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि एक समय आवास योजनाएं केंद्र सरकारों की प्राथमिकताओं में उतनी नहीं थीं जितनी होनी चाहिए थी। सरकार घर निर्माण की बारीकियों और क्वालिटी में नहीं जाती थी। ये प्रोजेक्ट आधुनिक तकनीक और इनोवेटिव प्रोसेस से बनेंगे। इसमें कंस्ट्रक्शन का समय कम होगा और गरीबों के लिए ज्यादा अफोर्डेबल और कंफर्टेबल घर तैयार होगा। अलग अलग साइट्स पर 6 लाइट हाउस प्रोजेक्ट का काम शुरू हो रहा है। ये लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स आधुनिक टेक्नोलॉजी और इनोवेटिव प्रोसेस से बनेंगे। इसमें कंस्ट्रक्शन का टाइम कम होगा और गरीबों को ज्यादा रेजिलियंट, अफोर्डेबल और कंफर्टेबल घर तैयार होंगे। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि देश में ही आधुनिक हाउसिंग तकनीक से जुड़ी रिसर्च और स्टार्टअप्स को प्रमोट करने के लिए आशा इंडिया प्रोग्राम भी चलाया जा रहा है। इसके माध्यम से भारत में ही 21वीं सदी के घरों के निर्माण की नई और सस्ती तकनीक विकसित की जाएगी। उन्होंने कहा कि घर बनाने से जुड़े लोगों को नई तकनीक से जुड़ी स्किल अपग्रेड करने के लिए सर्टिफिकेट कोर्स भी शुरू किया जा रहा है, ताकि देशवासियों को घर निर्माण में दुनिया की सबसे अच्छी तकनीक और मटीरियल मिल सके। टेक्नोलॉजी से जुड़ी स्किल अपग्रेड करने के लिए सर्टिफिकेट कोर्स भी शुरू किया जा रहा है। ये बहुत बड़ा काम है।
हमने इसके साथ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट, इसको साइमल्टेनियस शुरू किया है। ऑनलाइन आप पढ़ सकते हैं, इस नई टेक्नोलॉजी को समझ सकते हैं, आप एग्जाम देकर के सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं। ये इसलिए किया जा रहा है ताकि देशवासियों को घर निर्माण में दुनिया की बेस्ट टेक्नोलॉजी और मटेरियल मिल सके। प्रधानमंत्री ने कहा कि लोगों के पास अब रेरा जैसे कानून की शक्ति है। इस कानून ने लोगों में ये भरोसा लौटाया है कि जिस प्रोजेक्ट में वे पैसा लगा रहे हैं वो पूरा होगा, उनका घर अब फंसेगा नहीं। सरकार के प्रयासों का बहुत बड़ा लाभ शहरों में रहने वाले मध्यम वर्ग को हो रहा है। मध्यम वर्ग को अपने पहले घर के लिए एक तय राशि के होम लोन पर ब्याज में छूट दी जा रही है। अभी कोरोना संकट के दौरान भी सरकार ने होम लोन पर ब्याज में छूट की विशेष योजना शुरू की। मध्यम वर्ग के साथियों के जो घर बरसों से अधूरे पड़े थे, उनके लिए 25,000 करोड़ रुपए का विशेष फंड भी बनाया गया है। साथियों, इन सारे फैसलों के साथ ही लोगों के पास अब रेरा जैसा कानून की शक्ति भी है। लाइट हाउस प्रोजेक्ट के शुभारंभ के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में जल्द ही 10,80,000 परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी से मकान उपलब्ध कराए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुल 17 लाख से अधिक परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान दिए जाने हैं, जिसमें से 6,15,000 मकान तैयार हो चुके हैं। लोगों ने 2022 तक सभी को मकान देने की योजना को लेकर प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। डीबीटी के माध्यम से पात्र लाभार्थियों को इस धनराशि को उपलब्ध कराने और प्रत्येक आवास के साथ एक नोडल अधिकारी को जोड़ने के साथ समयबद्ध और मानक की गुणवत्ता को बनाए रखते हुए जहां इस कार्यक्रम को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और प्रेरणा से पूरी समयबद्धता के साथ और पूरी प्रतिबद्धता के साथ प्रदेश के शहरी क्षेत्र के सभी उन निवासियों को जिनके पास अपना आवास नहीं था या जिनके पास जर्जर आवास थे, उपलब्ध कराने में जहां सफलता प्राप्त हुई है, वहीं साथ ही साथ आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार के ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज इंडिया कि आज के इस प्रारंभ होने के अवसर पर मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने गुरुवार को घोषणा की कि सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 4 मई से शुरू होंगी, जो 10 जून तक चलेंगी। 15 जुलाई को परिणामों की घोषणा की जाएगी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि कोरोना के समय में भी देश की शैक्षणिक गतिविधियां चरमराई नहीं। उन्होंने कहा कि हमने जेईई नीट जैसी परीक्षाएं सफलतापूर्वक आयोजित की। 10वीं और 12वीं की जो बोर्ड की परीक्षा है, वो बोर्ड की परीक्षा 4 मई से प्रारंभ हो जाएगी और 4 मई से प्रारंभ होने वाली ये बोर्ड की परीक्षा हमको भरोसा है कि हम 10 जून तक इसको पूरा कर सकेंगे और परिणामों को घोषणा 15 जुलाई तक कर देनी चाहिए। प्रैक्टिकल की जो परीक्षाएं हैं वो आपकी 1 मार्च से शुरू हो जाएंगी। मेरी शुभकामना, आप पूरी ताकत के साथ और बहुत आत्मबल के साथ बिना किसी तनाव के आप परीक्षा की तैयारी में जुटे। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री ने बरेली में बताया कि सरकार द्वारा श्रमिकों की लगातार चिंता की जा रही है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2021 में श्रम मंत्रालय प्रवासी, घरेलू श्रमिकों एवं पेशेवरों द्वारा उत्पन्न रोजगार और परिवहन क्षेत्र पर 4 अलग-अलग सर्वेक्षण कराए जाएंगे। ये सर्वेक्षण मार्च से शुरू होकर अक्टूबर में समाप्त होगा। साथ ही ईपीएफ खातों में 8.5% ब्याज भी देने का प्रावधान किया गया है, ताकि सभी मजदूरों को सरकार की योजनाओं का लाभ सुनिश्चित किया जा सके और उनके उत्थान के लिए जरूरी कदम उठाए जा सके। असंगठित क्षेत्र में
काम करने वाले मजदूरों की चिंता की जाए। संगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए प्रोविडेंट फंड, ESI ये सब है, पर असंगठित के लिए ये कोई सुविधा नहीं है। अब उस दिशा में हम प्रयास कर रहे हैं और काम कर रहे हैं। असंगठित को भी कोई मिनिमम सुविधाएं मिले, इसके बारे में प्रधानमंत्री जी विचार कर रहे हैं। न प्रोविडेंट फंड पर ब्याज दर हमेशा ज़्यादा रहती है और इस बार काफ़ी संशय है। कोरोना के काल में हम कम तो नहीं कर रहे हैं, पर कल ही हमने इसकी घोषणा की है। 8.5 हमने दिए, जब जो वास्तव में पिछले लंबे समय से इसकी मजदूर चर्चा भी कर रहे थे, बात भी कर रहे थे, उसके हिसाब से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि प्रभु श्री राम से कामना है कि ये वर्ष मानवता के लिए आनंदमय, शांतिमय, सुखमय, आरोग्यमय और मंगलमय हो। आइए नववर्ष में हम सभी समर्थ, आत्मनिर्भर एवं समावेशी नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के निर्माण हेतु प्रतिबद्ध हों। नया साल नई शुरुआत के नाम हो, उम्मीद यही है और इसी बात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल एक कार्यक्रम में आवाज दी। पीएम मोदी ने कहा कि साल 2020 में संक्रमण की निराशा थी, चिंताएं थीं, चारों तरफ सवालिया निशान थे, लेकिन साल 2021 इलाज की आशा लेकर आ रहा है और वैक्सीन को लेकर भारत की हर जरूरी तैयारियां चल रही हैं। ऐसे में नया मंत्र भी है, दवाई भी और कड़ाई भी। 2020 हेल्थ चैलेंजेस का साल था, 2021 हेल्थ सॉल्यूशन का साल होने वाला है। पहले मैं कहता था दवाई नहीं तो ढिलाई, लेकिन अब मैं फिर से कह रहा हूं दवाई भी और कड़ाई भी। कड़ाई भी बरतनी है और दवाई भी लेनी। दवाई आ गई तो सब छूट मिल गई, ये भ्रम में मत रहना। कोरोना के खिलाफ जंग में पीएम मोदी का साल 2021 के लिए दवाई भी कड़ाई भी का नया मंत्र है। पीएम मोदी की तरफ से ये मंत्र उस वक्त दिया गया जब भारत नए साल में दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण कार्यक्रम को चलाने की तैयारी में जुटा है। प्रधानमंत्री ने देशवासियों को याद दिलाया कि टीका आने के साथ कोविड के खिलाफ जंग कहीं कमजोर न पड़ जाए। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं के पीएम के मंत्र पर जिस प्रभावी तरीके से एकजुट होकर लोगों ने अमल किया, उसका नतीजा है कि कोरोना से निपटने के मोर्चे पर विश्व के बाकी देशों की तुलना में भारत की स्थिति बहुत बेहतर है। भारत ने एकजुटता के साथ जिस प्रकार समय पर प्रभावी कदम उठाए, उसी का परिणाम है कि आज हम बहुत बेहतर स्थिति में हैं। पीएम मोदी ने कहा कि साल 2020 में संक्रमण की निराशा थी, चिंताएं थी, चारों तरफ सवालिया निशान थे, लेकिन 2021 इलाज की आशा लेकर आ रहा है। उन्होंने कहा कि वैक्सीन को लेकर भारत में हर जरूरी तैयारियां चल रही हैं और जिस तरह बीते साल संक्रमण से रोकने के लिए एकजुट होकर प्रयास किए गए, उसी तरह टीकाकरण को सफल बनाने के लिए पूरा भारत एकजुटता के साथ आगे बढ़ेगा। वैक्सीन को लेकर भारत में हर जरूरी तैयारियां चल रही है। भारत में बनी वैक्सीन तेजी से हर जरूरी वर्ग तक पहुंचे, इसके लिए कोशिशें अंतिम चरणों में हैं। पीएम मोदी ने उन लोगों को भी याद किया जिन्होंने कोरोना के खिलाफ जंग में अग्रिम मोर्चे पर अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए इस अनजाने दुश्मन के शिकार हो गए। साथ ही चुनौतियों की इस घड़ी में त्याग और समर्पण के साथ एक दूसरे के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े रहने के लिए देशवासियों का आभार भी जताया। इतनी बड़ी आपदा, लेकिन ये समाज की सामूहिक संगठित ताकत, समाज का सेवा भाव, समाज की संवेदनशीलता, उसी का नतीजा है कि देशवासियों ने किसी गरीब को भी इस कठिनाई भरे दिनों में रात को भूखा सोने नहीं दिया। कोरोना वैक्सीन लॉन्चिंग की तैयारी के बीच पीएम मोदी ने इस घातक महामारी के खिलाफ युद्ध के दौरान लोगों को अफवाहों से बचने और अफवाहों से आम लोगों को बचाने की भी अपील की। अफवाहों के बाजार गर्म न होने दें,
हम भी सोशल मीडिया में कुछ भी देखा बिना फॉरवर्ड न करें। हम भी एक जिम्मेवार नागरिक के रूप में आने वाले दिनों में देश के अंदर स्वास्थ्य का जो अभियान चलेगा, हम सब अपनी तरफ से योगदान दें। भारत स्वास्थ्य के क्षेत्र को लेकर भविष्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। जिस तरह बीमारियां वैश्विक हो गई हैं, तो समाधान भी वैश्विक होना चाहिए। भारत ने सिर्फ मानवता की सेवा की है और आज भारत के पास क्षमता भी है और भावना भी। हमने सिर्फ और सिर्फ मानवता को केंद्र में रखा, मानवता की सेवा की। आज भारत के पास क्षमता भी है और सेवा की भावना भी है। इसलिए भारत ग्लोबल हेल्थ का नर्व सेंटर बनकर उभरा है। प्रदेश के वित्त, संसदीय कार्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने मुरादाबाद के वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि देश में कोरोना वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है। जनवरी में वैक्सीन हर हाल में आ जाएगी। उन्होंने कहा कि हमें नए वायरस से घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ये ज्यादा इफेक्टिव नहीं है, लेकिन फिर भी हमको सावधानी बरतते हुए कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन करना है। केंद्र और प्रदेश सरकार कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने और संक्रमितों का इलाज करने के लिए संकल्पित है। उन्होंने किसानों से अपील करते हुए कहा कि किसान भाइयों को आंदोलन का रास्ता छोड़ देना चाहिए। जो भी कानून बनाए गए हैं वो किसानों के हित में है। उन्होंने कहा कि नए कृषि कानून किसी भी तरीके से किसानों के खिलाफ नहीं है। कुछ लोग किसानों को भ्रमित कर अपना राजनीतिक लाभ करना चाहते हैं। कोरोना वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि जनवरी के महीने में हर हालत में आ जाएगा। और जिस प्रकार से नए वायरस की बात हो रही है, उससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो एक्सपर्ट ओपिनियन है उन्होंने साफ कहा है कि उससे ज़्यादा चिंता की बात नहीं है, उसमें उसकी ज़्यादा इफेक्टिवनेस नहीं है, लेकिन फिर भी हमको सावधानी बरतना है। जो कुछ निर्देश दिए गए हैं मास्क पहनने के और सोशल डिस्टेंसिंग के, उसका हर हालत में पालन करना है। केंद्र सरकार के माध्यम से इस पे कल भी स्पष्ट किया गया था कि हम पूरी तरीके से खुले मन से बातचीत भी करने को तैयार हैं और काफ़ी कुछ बातचीत कल सफल रही। आगे 4 जनवरी को होगी। हम उम्मीद करते हैं कि पूरी सफलता के साथ हम किसानों को मनाने में सफल होंगे। राम मंदिर निर्माण समिति की बैठक में पत्थरों से नींव तैयार करने के फैसले के बाद अयोध्या में निर्माण कार्य को लेकर हलचल तेज हो गई है। मंदिर निर्माण के लिए फाउंडेशन बनाए जाने के साथ पत्थरों की तराशी का कार्य भी जल्द शुरू कर दिया जाएगा और जल्द ही पत्थरों की आमद शुरू होगी, जिसके लिए राम जन्मभूमि के पुराने कार्यशाला राम सेवकपुरम में साफ सफाई की जा रही है। 15 जनवरी से कार्य प्रारंभ होने की संभावना है। 29 दिसंबर को दिल्ली में निर्माण समिति की बैठक के दौरान मंदिर निर्माण के लिए पत्थरों से नींव बनाए जाने की स्वीकृति हो गई है। इस बीच मंदिर निर्माण के लिए प्रथम तल का लगभग 45% कार्य किया जा चुका है, जिसकी सफाई की जा रही है, जिसके बाद इन पत्थरों को परिसर पहुंचा दिया जाएगा। वहीं आगे की कार्य के लिए कार्यशाला प्रारंभ किया जाना है, जिसके लिए पिंक पत्थरों को राजस्थान के भरतपुर बंसी पहाड़पुर से लाया जाएगा और मंदिर की नींव के लिए ठोस पत्थरों का प्रयोग हो। इसके लिए मिर्जापुर के पत्थरों को अयोध्या लाने की तैयारी है। क्रम में रखना, जिस क्रम में मंदिर में लगाया जाना है, सफाई करने के बाद उनको उसी क्रम में कोडिंग करके रखा जा रहा है, जिससे फिर बाद में उनको खोजने में समय न लगे, तत्काल उठा करके यथास्थान रखा जा सके। ये प्रक्रिया हमारी चल रही है। लगभग तरासे गए पत्थरों में 60 से 70% पत्थरों का चिन्हांकन हो चुका है, उनकी कोडिंग हो चुकी है और उनकी लगभग सफाई भी हो गई है। नींव जो है वो सब पत्थरों से ही हम नींव को तैयार करेंगे, क्योंकि वो पत्थर आएगा और हमको 15 से काम शुरू करना है, तो सब जगह जगह तैयार करके उसको रखने की व्यवस्था वगैरह सब उसी व्यवस्था सब हो रही है। हमारा राम सेवकपुरम ही पत्थर का स्टोर का
की जगह है, और जो कार्यशाला है वहाँ पर पत्थर तैयारी तराशी जाती है। तो तराशे हुए पत्थर और पत्थरों का तराशना ये कार्यशाला में होता है, और रामसेवकपुरम में जो पत्थर आते हैं वो सब वहाँ पर रखे जाते हैं और वहीं पर उनकी फिनिश उनकी सफाई होती है। तो इसलिए रामसेवकपुरम में तैयारी हो रही है। अच्छे कार्यों को प्रोत्साहन देने वाले स्कॉच ग्रुप की ओर से कल्याणी नदी के पुनरुद्धार के लिए बाराबंकी जिलाधिकारी डॉक्टर आदर्श सिंह को रजत पदक से नवाजा गया। रजत पदक मिलने से कल्याणी नदी के पुनरुद्धार में लगे सभी अधिकारियों और कर्मचारियों में काफी उत्साह है। बाराबंकी के फतेहपुर क्षेत्र से निकली कल्याणी नदी में सिल्ट जमा होने व अतिक्रमण से इसका वजूद मिट रहा था, जिसकी जानकारी होने पर डीएम ने अपने सहयोगी अधिकारियों के साथ मिलकर कल्याणी के कल्याण की योजना बनाई। कोविड-19 के दौरान प्रवासी कामगारों को मनरेगा के तहत रोजगार देने के साथ कल्याणी नदी को अस्तित्व में लाकर कल्याण भी किया। कल्याणी नदी के पुनरुद्धार का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में भी किया था। देखिए, वाकई बहुत संतुष्टि का विषय और बहुत मेहनत किया इसमें जो हमारे श्रमिक थे, न केवल हमारे जनपद के उन ग्रामों के जहाँ पे ये कार्य हुआ था कल्याणी नदी के पुनर्जीवित करने का, बल्कि लॉकडाउन के दौरान जो प्रवासी श्रमिक आए थे उनके द्वारा भी इसमें प्रतिभाग किया गया। महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिया। तो वाकई ये उन सब की जीत है और उन सब के श्रम को, उन सब की मेहनत को एक तरह से सराहा गया है इतने प्रसिद्ध प्लेटफॉर्म पर। और पूरी नदी है, उसमें जहाँ जहाँ आवश्यकता हो हम उसको कार्य करें, उसको पुनर्जीवित करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ पहुँचा सकें। जिलाधिकारी महोदय जो है बहुत सराहनीय कार्य कर रहे हैं और किया है। लॉकडाउन के दौरान भी जब बाहर से श्रमिक आ रहे थे उनको पूरा व्यवस्थित करना, उनके रहने के खाने की व्यवस्था सही करना, और कल्याणी नदी की सफाई पे उन्होंने जो कार्य किया वो बहुत अद्वितीय है और सराहनीय है। हम सब बहुत प्रसन्न हैं कि ऐसे जिलाधिकारी महोदय द्वारा कार्य कराया जा रहा है। पहली बात तो हमें बहुत प्रसन्नता हो रही है कि हम लोगों ने जो छोटा सा प्रयास किया उसकी सराहना की गई है स्कॉच अवार्ड के द्वारा। और दूसरी बात, मैं यह अवार्ड का असली हकदार उन मनरेगा श्रमिकों को मानता हूं जिसके कारण हमारी कल्याणी नदी का पुनरुद्धार हुआ और लॉकडाउन में उनके द्वारा जो अथक प्रयास किया गया उसके लिए हमको एक रिकॉग्निशन मिला। मेरठ के नगर आयुक्त मनीष बंसल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत मिशन के सपने को साकार करने के लिए बड़ी पहल की है। शहर की सड़कों को हर रोज साफ सफाई करने वाले सफाई कर्मचारियों को सम्मानित करने के लिए स्वच्छता मित्र सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह की मुख्य अतिथि मेयर सुनीता वर्मा, नगर आयुक्त मनीष बंसल और वार्ड के पार्षदों ने स्वच्छता मित्रों को सम्मानित किया। साथ ही 3 सफाई नायकों को भी सम्मानित किया गया। नगर आयुक्त मनीष बंसल ने कहा कि इस बार स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में मेरठ का पहले से काफी बेहतर परिणाम आएगा। हमारे नगर निगम के सभी स्वच्छता कर्मी जो हैं वो दिन रात इस कार्य को कर रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं, और जो काम कुछ अच्छा कर रहे हैं उनको सम्मानित करना भी नगर निगम की एक जिम्मेदारी है, ताकि उससे अन्य लोगों को भी एक उत्साह मिले और वो प्रोत्साहित हों। आज इसी प्रकार का ये कार्यक्रम किया गया है। आने वाले स्वच्छता सर्वेक्षण में मुझे पूरी उम्मीद है कि हम लोग कुछ बेहतर अंक लेकर आएंगे। रासायनिक खादों के प्रयोग से होने वाले नुकसान से बचने के लिए कानपुर नगर के ब्लॉक शिवराजपुर के गांव हरनू के किसान जैविक खेती कर रहे हैं। इससे एक ओर जहां खेती में आने वाली लागत बहुत कम हुई है, वहीं दूसरी ओर उन्हें स्वास्थ्य की दृष्टि से भी लाभ हुआ है। किसानों ने बताया कि रासायनिक खाद का प्रयोग करने से खेती की उर्वरा शक्ति कम होती है, वहीं गोबर की खाद और गौमूत्र, गुड़ आदि से बनने वाले जैविक कल्चर घनामृत और जीवामृत से जमीन उपजाऊ रहती है और फसल भी अच्छी होती है। उन्होंने बताया कि जैविक फसलों से मिलने वाला अनाज स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा रहता है। और हमारे जो अधिकारी आए थे उन्होंने हमको सलाह दिया कि मतलब जो है जैविक से करिए, इसमें खर्चा कम लगेगा। तो उन्होंने जो है जैविक खाद बनवाई घर पर हमारे, और बनवा के खेत में डलवाई, हमने पैदा किया तो उसमें अच्छी पैदावार मिली। तब से जो है करीब 7 साल हो गए, 8 साल, तब से हम बराबर जैविक खेती कर रहे हैं। खादों द्वारा जो हम काम करते थे उसमें पैसा भी अधिक लगता था
और हमारे घर में जो बीमार भी अधिक थे, डॉक्टरों द्वारा पैसा भी अधिक खर्चा होता था और उससे हमको बहुत लाभ मिला है। पर्यटन के दृष्टिकोण से जनपद सोनभद्र में विहंगम सोन के प्रथम चरण की शुरुआत की गई है। इसके तहत सोन इको पॉइंट पर जहां पर्यटन सूचना केंद्र की स्थापना की गई, वहीं दूसरी ओर घुड़सवारी से लेकर माउंट ट्रैकिंग तक के रोमांचक कार्यक्रमों की भी शुरुआत की गई और उनके संचालन की जिम्मेदारी स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को दी गई है। इको पॉइंट पर सोनभद्र के लोक कला और संस्कृत से जुड़े नृत्य कलाओं का भी प्रदर्शन किया जा रहा है, जिससे लोगों को न सिर्फ मनोरंजन बल्कि यहाँ की लोक संस्कृति से भी अवगत कराया जा सके। घुड़सवारी कर रहे पर्यटक सुजीत शुक्ला ने बताया कि ये काफी रोमांच भरा है और निश्चित रूप से सोनभद्र में इस तरह की व्यवस्था न सिर्फ बाहर से आने वाले लोगों को आकर्षित करेगी बल्कि यहाँ रोजगार का भी एक बड़ा सृजन होगा। अभी घुड़सवारी करके बहुत अच्छा लगा और इस तरीके की व्यवस्थाएं होने से पर्यटन काफ़ी बढ़ावा मिलेगा। सारी जगह है, एक तो ये सोन इको पॉइंट है और इसके बाद अबाड़ी है जहां बताया जा रहा है कि वहां भी इस तरीके की घुड़सवारी का इंतजाम हो रहा है। इससे रोजगार भी मिलेगा और पर्यटन को बढ़ावा भी मिलेगा। पर्वतारोहण से जुड़े मास्टर नीरज द्विवेदी ने बताया कि सोनभद्र में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। न सिर्फ लोक संस्कृति बल्कि पहाड़ों में ट्रैकिंग का भी एक रोमांचकारी अनुभव है। एक नया आयाम मिलेगा पूरे सोनभद्र के लोगों के लिए और यहाँ के जो रोजगार के अवसर हैं जो सिर्फ इंडस्ट्री तक सीमित रह गए हैं, यहाँ पे अगर पर्यटन का विकास होगा तो यहाँ के लोकल लोगों को काफ़ी वरीयता मिलेगी। लोकल लोग उस चीज़ को, क्योंकि हमारे पास दिखाने के लिए ऐतिहासिक से लेके सांस्कृतिक हर चीज़ें हैं, तो हम वहाँ के लोकल लोगों को यूज़ करके इसको एक रोजगार परक उद्योग बना सकते हैं। ग्रामीण आजीविका मिशन के मिशन मैनेजर एमजी रवि ने बताया कि विहंगम सोन के प्रथम चरण में इको पॉइंट से नए वर्ष में शुरुआत की जा रही है और आगे चलकर आने वाले पर्यटकों को कई सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी। प्रत्येक शनिवार और इतवार के दिन सायं 5 बजे से लेकर 7 बजे तक वहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम होता है, जिसमें यहाँ के जो स्थानीय जो कलाकार हैं उनके द्वारा वहाँ पे प्रस्तुत किया जाता है। इसके साथ साथ हम लोग और भी अन्य जो हमारे जो पर्यटन स्थल जैसे अबाड़ी है, अबाड़ी पे भी हम लोग वहाँ पर कुछ एक्टिविटीज शुरू की है, जैसे वहाँ पे हॉर्स राइडिंग है, आपका रॉक क्लाइंबिंग है, इसके साथ साथ आपका रैपिंग है। इस तरह के कार्यक्रम वहाँ पे हम लोग शुरू कर रहे हैं। सोन इको पॉइंट पे हमने वहाँ पे डेवलप करके रखा हुआ है, सोन इन्फॉर्मेशन सेंटर बनाने जा रहे हैं वहाँ पर, जहाँ पर आपको सोनभद्र की जो भी जानकारियाँ चाहिए वो सारी जानकारियाँ वहाँ पर आपको उपलब्ध होंगी सोन इन्फॉर्मेशन सेंटर में। वहाँ एक आदमी हमारा बैठेगा। इतना ही नहीं, वहाँ पर पैकेज भी बनाए गए हैं। यदि आप सोनभद्र में अगर आप टूर करना चाहते हैं तो 2 दिन 3 दिन का पैकेज बनाया गया है। उस पैकेज को लेकर के आप सोनभद्र के तमाम स्थानों को आप देख सकते हैं, घूम सकते हैं और उसका आनंद ले सकते हैं। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज इंडिया के तहत आज 6 राज्यों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हल्के मकान से जुड़ी परियोजनाओं की रखी आधारशिला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, उत्तर प्रदेश में शीघ्र ही 10,80,000 परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी से उपलब्ध कराए जाएंगे मकान। कुल 17 लाख से अधिक आवासों में से 15,000 मकान हो चुके हैं तैयार। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने कहा, सरकार श्रमिकों की लगातार कर रही है चिंता। वर्ष 2021 में प्रवासी, घरेलू श्रमिकों एवं पेंशनरों से संबंधित कराए जाएंगे 4 अलग-अलग सर्वेक्षण। और अयोध्या में राम मंदिर निर्माण कार्य में लाई गई तेजी, मंदिर की नींव के लिए पत्थरों की तराशी का कार्य जल्द ही कराया जाएगा शुरू। 15 जनवरी से कार्य प्रारंभ होने की है संभावना। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार। अरे क्या हुआ मुन्ना? तुझे अदरक और चटवाता हूँ। देखिए इसकी सांसें तेज